मैं खुद वापस जा सकता हूं। भले ही मैंने ऐसा कहा, लेकिन सेलेस्ट फिर भी खड़ी हो गई। सच कहूं तो मुझे कोई गंभीर समस्या नहीं है। मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। मैंने उसे इतनी जल्दी देखा। उसने सिर्फ पजामा पहना हुआ था और वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुझे नीचे तक छोड़ने आई। नीचे अंकल थॉर्नटन सोफे पर बैठकर कॉल कर रहे थे। हमें नीचे आते देख उन्होंने फोन रख दिया। इतनी जल्दी जा रहे हो नेथन? मैंने सिर हिलाया। गुड बाय अंकल थॉर्नटन। अंकल थॉर्नटन ने आगे कहा, तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकते? बस आज रात यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करवा देता हूं। कल मैं तुम्हें स्कूल छुड़वाने का इंतजाम कर दूंगा। सेलेस्ट और मैं एक ही स्कूल में नहीं जाते थे और यहां से लेकवुड हाई वाकई काफी दूर था। जरूरत नहीं है अंकल थॉर्नटन। अगर मैं अभी वापस जाता हूं तो सोने का बिल्कुल सही समय होगा। सेलेस्ट मुझे लिविंग रूम से बाहर तक छोड़ने आई। मेरी फैमिली का ड्राइवर पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। बटलर ने विनम्रता से मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। अपना ख्याल रखना यंग मास्टर क्रेन। मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा। अच्छे से आराम करना। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर सेलेस्ट की आंखों में नरमी आ गई। ठीक है, वहां पहुंचकर मुझे मैसेज करना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैंने उसे गले लगा लिया। सेलेस्ट एकदम जम गई, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। एक पल बाद वो बोली। मैंने उसे छोड़ दिया। मेरी आंखें चमक रही थीं। मुझे खुद नहीं पता क्यों, बस तुम्हें इस तरह देखकर मेरा मन तुम्हें गले लगाने का किया। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती, है ना? मुझे ऐसा कहते सुनकर सेलेस्ट थोड़ी हैरान रह गई। नहीं, वो मुझसे नफरत कैसे कर सकती थी? वो बस मेरी दयालुता की आदी होने से डर रही थी। और एक दिन मैं पीछे हट जाऊंगा या सेरीना के साथ सुलह कर लूंगा। वो मुझे वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन क्या तब मैं उससे नफरत करूंगा? वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैं मुस्कुराया। तो फिर मैं चलता हूं। बटलर, कृपया सेलेस्ट का अच्छे से ख्याल रखना ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। बटलर ने चुपके से अपनी युवा मालकिन की ओर देखा। मैं रखूंगा यंग मास्टर क्रेन। मैं कार में बैठ गया और थॉर्नटन एस्टेट से निकल गया। खिड़की के बाहर रात के नज़ारे देख रहा था। सेलेस्ट के बारे में सोच रहा था। अपने मरने से पहले के बारे में सोच रहा था। हालांकि वो खुद नहीं आई थी, लेकिन वो थोड़ी सी कोमलता मुझे सुकून देने के लिए काफी थी। कम से कम मरने से पहले मैं अकेला और बेसहारा नहीं था। उस किराए के कमरे में अभी भी कोई था जिसे मेरी परवाह थी। मैं घर पहुंचा और मिसेस पॉटर पहले से ही गेट पर इंतजार कर रही थीं, मुझे वापस लौटते देख। यंग मास्टर वापस आ गए। मैंने सिर हिलाया। क्या पापा घर आ गए? वो आ गए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखा और अपने पिता रिचर्ड क्रेन को देखा, जो गंभीर चेहरे के साथ सोफे पर बैठे थे। मैं उनके पास गया। डैड, रिचर्ड क्रेन ने ऊपर देखा। तुम वापस आ गए। अंकल थॉर्नटन का फोन आया था कि तुम उनके यहां रुकना चाहते हो और आज घर नहीं आओगे। मैंने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मुझे घर आने में देर होती है तो मैं खुद आपको बताऊंगा। मैं किसी और से कॉल नहीं करवाऊंगा। अंकल थॉर्नटन को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। रिचर्ड क्रेन ने कहा। नेथन, हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में सेलेस्ट से शादी करोगे, लेकिन वो भविष्य की बात है, समझे? हालांकि ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन मैंने अभी तक ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया था। रिचर्ड क्रेन को डर था कि मैं कोई जल्दबाजी न कर दूं। अपने पिता को इतना गंभीर देखकर मैंने कहा, चिंता मत करो डैड, मुझे अपनी सीमाओं का पता है। पिछली जिंदगी में इतनी बुरी तरह चोट खाने के बाद जाहिर है कि मैं इन चीजों को लेकर अब ज्यादा सावधान रहूंगा। अपने बेटे को इतनी आज्ञाकारी तरह से जवाब देते देख रिचर्ड क्रेन ने पहले तो मुझे लेक्चर देने का मन बनाया था, लेकिन अब उन्हें थोड़ा अजीब लगा। फिर उन्हें मुझसे जमीन की खरीद के बारे में पूछना याद आया। मैंने उन्हें बताया, मैं बस इन्वेस्टमेंट में हाथ आजमाना चाहता था। रिचर्ड क्रेन को पहले इस पर कोई ऐतराज नहीं था। मुझे कभी बिजनेस में दिलचस्पी नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर कभी दबाव भी नहीं डाला था। अब जब मैं खुद कुछ करने की कोशिश कर रहा था तो वो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। मैं बाद में अंकल चू को कॉल करूंगा और वो प्लॉट्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर मैं तुम्हारे लिए 2 असिस्टेंट्स का इंतजाम कर दूंगा। इस तरह अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो वे मदद कर सकेंगे। मैंने खुशी से कहा, थैंक्स डैड। एक बार जब मैं काफी काबिल हो जाऊंगा तो मैं काम में आपकी भी मदद कर सकूंगा। रिचर्ड क्रेन ने कहा, बेटा तुम अचानक इतने समझदार हो गए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। क्या हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? सच तो यह है कि मैं तुम्हें पहले की तरह रोजाना बेफिक्र देखना पसंद करूंगा। मुझे इतना समझदार देखकर रिचर्ड क्रेन को बस दुख हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दौर से गुजरा हूं और बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया हूं। अपने सामने अपने पिता को देख रहा था, क्योंकि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। जब वो मरे थे तब 1 दशक से ज्यादा समय बीत चुका था। उस वक्त उनकी कंपनी के सभी लोग सेरीना के पक्ष में हो गए थे। सेरीना ने क्रेन फैमिली की कंपनी को पूरी तरह से अपना बना लिया था। मेरा कहना कब का खत्म हो चुका था और मेरे पास भरोसा करने के लिए एक भी इंसान नहीं बचा था।
लेकिन अब अपने पिता को अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश था। मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत नासमझ था। पहले मैंने एक औरत के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, हर दिन सेरीना के इर्द गिर्द घूमता रहता था। बाद में जब मैं आपसे मिलना चाहता था तो मुझे पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन रिचर्ड क्रेन ने जिन 2 असिस्टेंट्स का इंतजाम किया था, उन्होंने काम शुरू कर दिया और कुछ बिजनेस संभालने में मेरी मदद की। उनकी मदद से मैं चीज़ों को संभालने में बहुत ज़्यादा कुशल था। उस दोपहर मैं पहले मिस्टर नाइट से मिलने गया। चूंकि रिचर्ड क्रेन मान गए थे, इसलिए मिस्टर नाइट बहुत रिलैक्स थे और मेरे साथ तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उत्सुक थे। सब कुछ संभालने के बाद मैंने असिस्टेंट्स को पहले वापस भेज दिया और खुद सेलेस्ट के घर चला गया। वो स्टडी रूम में बैठकर कुछ काम संभाल रही थी। अब सेलेस्ट हर दिन मेरे लिए एक्स्ट्रा करिकुलर लेसन्स अरेंज करने में मदद करती थी। मैं पहले बहुत पिछड़ गया था और उसे सब कुछ कवर करने में मेरी मदद करनी पड़ रही थी। तभी कोई अंदर आया। दीदी, दरवाजे पर एक लड़का दिखाई दिया, शायद अभी मिडिल स्कूल में था। मुझे यहां देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गया। यह कौन है? सेलेस्ट उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती थी। बाहर जाओ ईथन, तुम मेरा होमवर्क कब कराने वाली हो? मैंने सुना है कि तुम आजकल रोजाना उस नेथन क्रेन को पढ़ाने जा रही हो। चक्कर क्या है? मैंने ईथन की तरफ देखा। हेलो, मैं नेथन क्रेन हूं। ईथन ने मुझे एक उलझन भरे भाव से देखा। तो वो तुम हो? तुम ही हो जो हमेशा मेरी बहन को दुखी करते हो, वो जो सेरीना को पसंद करता है और फिर भी मेरी बहन का मंगेतर बनना चाहता है। ईथन बहुत नाखुश लग रहा था। उसकी मेरे बारे में बहुत खराब राय थी। उसे नहीं पता था कि उसके पिता क्या सोच रहे थे, जो मेरे जैसे किसी व्यक्ति की शादी उसकी बहन से कराना चाहते थे। सेलेस्ट खड़ी हुई और सीधे ईथन का कॉलर पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने हैरान होकर ये नज़ारा देखा। क्या वो तुम्हारा भाई है? सेलेस्ट ने जवाब दिया। मेरे चाचा का बेटा है। मेरे चाचा और चाची का तलाक हो रहा है, इसलिए वो कभी कभी यहाँ आता है। ईथन ने जो अभी कहा था वो मैंने अनसुना नहीं किया था। मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हें दुखी करता हूं, ऐसा कब हुआ? मेरा सवाल सुनकर सेलेस्ट ने मेरी ओर देखा। उसकी बकवास मत सुनो, ऐसा कभी नहीं हुआ। नेथन, कल से तुम यहां मत आना। मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगी, वो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। अगर मैं कुछ बार और यहां आता तो उसके राज अब और छिपे नहीं रह पाते। उसे ऐसा कहते सुन मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ सकता था कि सेलेस्ट वाकई नहीं चाहती थी कि मैं अब यहां आऊं। अपना होमवर्क खत्म करने के बाद सेलेस्ट खुद मुझे कार से घर छोड़ने गई। रास्ते में सेलेस्ट बहुत खामोश थी। मैं उसके बगल में बैठा अपने फोन पर इंस्टाग्राम चला रहा था। सेलेस्ट चुपके से मुझे देख रही थी, मेरे साथ अकेले इन पलों का वाकई आनंद ले रही थी। जब हम क्रेन हाउस पहुंचे तो कार गेट पर ही रुकी थी। हमने देखा कि मिस्टर वेल्स वहां खड़े थे। मुझे मिस्टर क्रेन से मिलने दो, मुझे उनसे किसी बहुत जरूरी काम के सिलसिले में मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा परेशान था। तुम हद कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मिस्टर क्रेन तुमसे सिर्फ इसलिए मिलेंगे क्योंकि तुम उनसे मिलना चाहते हो। हालांकि मिस्टर वेल्स उस समय क्रेन फैमिली के ड्राइवर हुआ करते थे। गार्ड्स को जिससे सबसे ज्यादा नफरत थी वो मिस्टर वेल्स ही थे, क्योंकि मिस्टर वेल्स हमेशा उनके सामने डींगे मारते थे कि एक दिन मैं उनकी बेटी से शादी करूंगा, जैसे कि किसी को उनकी बात पर यकीन हो। फिर जब उन्होंने मेरी कार आते देखी तो मिस्टर वेल्स दौड़कर आए और कार के सामने का रास्ता रोक लिया। मैंने खिड़की नीचे की। क्या बात है? सिक्योरिटी गार्ड पास आया और मुझसे कहा, यंग मास्टर, ये कह रहे हैं कि इन्हें मिस्टर क्रेन से मिलना है। मैंने कहा, मेरे पिता शायद इस वक्त घर पर नहीं है। मैंने उन्हें ये बता दिया है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। सिक्योरिटी गार्ड अभी बोल ही रहा था कि मिस्टर वेल्स करीब आ गए। नेथन, कृपया सेरीना को बचा लो, उसे कुछ लोग उठा ले गए हैं। मुझे समझ नहीं आया, कौन ले गया? मिस्टर वेल्स ने दर्द भरे स्वर में कहा, वो कर्ज वसूलने वाले लोग। ये सब मेरी गलती है। मुझे उनसे पैसे उधार नहीं लेने चाहिए थे। अब वे कर्ज चुकाने के लिए सेरीना को ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मिस्टर वेल्स ने फिर मेरी तरफ देखा। कृपया मदद करो। आखिर तुम और सेरीना पहले एक दूसरे के इतने करीब थे। ये सब मेरी गलती है कि मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए था और इतना सारा कर्ज नहीं लेना चाहिए था। मैं वादा करता हूं कि अब से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मेरी बेटी मेरे भविष्य की उम्मीद है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सेरीना की हालत इतनी खराब हो गई होगी। मिस्टर वेल्स जैसे पिता के होते हुए उसकी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी थी। मेरा मदद करने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस को ढूंढना शायद मेरे पास आने से ज्यादा काम आएगा, मिस्टर वेल्स ने घबराते हुए कहा। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते। अगर हमने पुलिस को बुलाया तो वे सेरीना को चोट पहुंचाएंगे। तुम ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते, है ना? मैंने शांति से कहा। सच तो यह है कि मैं उसे ऐसा होते हुए देखना चाहूंगा। मिस्टर वेल्स को मैं बहुत क्रूर लगा। जाहिर है, मैं पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर सेरीना को कुछ भी होता था तो मैं ही सबसे ज्यादा चिंतित होता था।
सेलेस्ट ने भी मेरी इस बेरुखी को गौर किया। सेरीना के अपहरण की खबर सुनकर मुझे बेअसर देख वो थोड़ी हैरान थी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि अब मैं सेरीना को पसंद नहीं करता? तभी पीछे से एक कार के हॉर्न की आवाज आई। रिचर्ड क्रेन वापस आ गए थे। मिस्टर वेल्स ने रिचर्ड को देखा। क्रेन दिखाई दिए और मुझे वहीं छोड़कर तुरंत उनके पास दौड़ गए। रिचर्ड क्रेन ने उन्हें मना नहीं किया। अंदर लिविंग रूम में पहुंचने के बाद रिचर्ड क्रेन बैठकर मिस्टर वेल्स की बात सुनने लगे। मिस्टर क्रेन, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। आखिर हम इतने सालों तक क्लासमेट्स रहे हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी सेरीना तो वाकई बर्बाद हो जाएगी। उनकी पुरानी क्लासमेट वाली दोस्ती की वजह से ही रिचर्ड क्रेन ने मिस्टर वेल्स को ड्राइवर के तौर पर काम पर रखा था। बाद में जब उन्हें पता चला कि उन्हें जुए की लत है तो उन्हें लगा कि ये सही नहीं है और वो उन्हें काम से हटाना चाहते थे। अब उन्हें सेरीना की वजह से आया देख रिचर्ड क्रेन ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था जुआ खेलना बंद कर दो। तुम्हारी बेटी अब छोटी नहीं रही। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कम से कम उसके बारे में तो सोचो। मिस्टर वेल्स जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। अब से मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। ये सब बस एक पल की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, लेकिन इस सब में सेरीना बेगुनाह है। प्लीज आखिरी बार मेरी मदद करें। मैं आपसे भीख मांगता हूं। रिचर्ड क्रेन ने अपने पास खड़े सेक्रेटरी की ओर देखा। सेक्रेटरी यान, प्लीज इसे हैंडल करें। मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ कहता भी तो भी मेरे पिता सेरीना को जरूर बचाते। मिस्टर वेल्स के साथ उनकी क्लासमेट वाली दोस्ती थी। वो इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते थे और एक इतनी कम उम्र की खूबसूरत लड़की को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सेरीना ने जो कुछ भी किया था वो सब मेरी पिछली जिंदगी की बातें थीं। इस जिंदगी में वो बस एक हाई स्कूल की स्टूडेंट थी जिसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसे माफ न किया जा सके। मिस्टर वेल्स ने उन्हें मान जाते देखा और वो बेहद शुक्रगुजार थे। थैंक यू मिस्टर क्रेन। सेरीना के ग्रेजुएशन के बाद मैं उसे पक्का आपकी कंपनी में आपके लिए काम करने भेजूंगा। हमारा परिवार भले ही गरीब हो लेकिन वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप पर रही है। रिचर्ड क्रेन उनके खोखले वादों से परेशान नहीं होना चाहते थे। ये आखिरी बार है जब मैं मदद कर रहा हूं। जब तक उनकी बेटी बचती है तब तक मिस्टर वेल्स अभी किसी भी बात पर तैयार थे। सेक्रेटरी यान को लोगों को लेकर सेरीना को छुड़ाने की जिम्मेदारी दी गई। मिस्टर वेल्स भी साथ चले गए। मैं बोल पड़ा, डैड, मैं भी जाना चाहता हूं। रिचर्ड क्रेन ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम रेस्ट नहीं करोगे? बहुत देर हो चुकी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं वापस आकर देख लूंगा। रिचर्ड क्रेन थोड़े मजबूर थे। तो ठीक है, जाओ। सेरीना और मैं क्लासमेट्स थे। जब तक मैं पागलों की तरह उसके पीछे नहीं पड़ रहा था तब तक रिचर्ड क्रेन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। कार पहले से ही गेट पर वेट कर रही थी। मैं बाहर निकला और सेलेस्ट की तरफ देखा। तुम पहले वापस क्यों नहीं चली जाती? सेलेस्ट जाना नहीं चाहती थी। क्या तुम अकेले जा सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा, उसे टेस्ट करते हुए। तो मेरे साथ चलो। मुझे डर था कि कहीं वो बुरा न मान जाए। हालांकि मेरे इरादे साफ थे, लेकिन सेलेस्ट के नजरिए से वो शायद ऐसा न सोचे। सेलेस्ट ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने सिर हिलाया। तो फिर साथ चलते हैं। हम दोनों कार में बैठ गए। मैंने ड्राइवर से सेक्रेटरी यान की कार का पीछा करने को कहा। कुछ ही समय में हम एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच गए। सेक्रेटरी यान ने पहुंचने से पहले पुलिस को फोन कर दिया था। उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। सेरीना को बाहर निकाला गया। वो काफी दयनीय लग रही थी। मैंने उसकी हारी हुई हालत को देखा और मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने सेलेस्ट से कहा, मैं उसे देखकर आता हूं। मैं चुपचाप नहीं बैठा रहा, सेरीना की ओर दौड़ते हुए। सेरीना, क्या तुम ठीक हो? तुम कैसी हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? मेरी आंखें चिंता से भरी थीं, जैसे मैं वाकई बहुत घबराया हुआ था। सेरीना ने मेरी तरफ देखा, मुझे इतनी कोमलता से अपनी ओर देखते हुए। वो थोड़ी इम्प्रेस हुई, लेकिन ये सोचकर कि मैं उसके साथ कितना रूखा बर्ताव कर रहा था, उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। मुझे तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। मैंने अपने होंठ भींच लिए और उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे मैं बहुत दुखी हूं। मैं तुम्हारी इतनी परवाह करता हूं और तुम मुझसे एक अच्छी बात तक नहीं कहोगी? अगर मैंने अपने डैड से तुम्हें बचाने की भीख न मांगी होती तो अब तक उन लोगों ने तुम्हारे हाथ काट दिए होते। सेलेस्ट ने मन ही मन सोचा, अगर वो क्रेन हाउस के गेट पर न होती और उसने खुद मुझे मिस्टर वेल्स को मना करते हुए न देखा होता और ये न जाना होता कि सेरीना को बचाने का आइडिया असल में रिचर्ड क्रेन का था, तो शायद उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया होता। मेरा ये बर्ताव उसकी समझ से बाहर था, लेकिन उसे ये काफी दिलचस्प लगा और वो चुपचाप एक तरफ खड़ी होकर ये तमाशा देखती रही। ये सुनकर कि मैंने रिचर्ड क्रेन से उसे बचाने की भीख मांगी थी, सेरीना भी थोड़ी हैरान रह गई। उसने सच में सोचा था कि अब से मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। वापस क्रेन हाउस में रिचर्ड क्रेन ने जब देखा कि सेक्रेटरी यान सेरीना को सही सलामत वापस ले आए हैं तो उन्हें चैन मिला। सेरीना, तुम कैसी हो? सेरीना ने कहा, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया मिस्टर क्रेन, मैं ठीक हूं। हालांकि सेरीना का बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था, लेकिन वो रिचर्ड क्रेन के सामने हमेशा काफी तमीज से पेश आती थी।
रिचर्ड क्रेन ने कहा। ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। मैंने तुम्हारे पिता से भी बात की है। उनसे कह दिया है कि अब से जुआ खेलना बंद कर दें। पहले जाकर अपने जख्मों का ख्याल रखो। मिसेस पोर्टर, क्या डॉक्टर आ गए? मिसेस पोर्टर ने जवाब दिया, रास्ते में है। सेरीना ने सिर हिलाया। तकलीफ की जरूरत नहीं है, ये सब बस मामूली खरोंचे हैं। मैं बाद में खुद इनका ख्याल रख लूंगी। सेरीना नहाने चली गई। मिस्टर वेल्स रिचर्ड क्रेन के बगल में खड़े होकर उनकी चापलूसी कर रहे थे। मैं सेलेस्ट को छोड़ने दरवाजे तक गया। गेट पर मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा। तभी मुझे याद आया कि वो बीमार थी। तुम्हें घर जाकर सो जाना चाहिए। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। अगर तुम आराम नहीं करोगी तो कल फिर बीमार पड़ जाओगी। सेलेस्ट ने कहा, ठीक है, मैं बहुत हेल्दी हूं। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तो फिर पहले बीमार कौन था? मैंने तुम्हारे बटलर को कहते सुना था कि तुम्हें अक्सर अनिद्रा इंसोम्निया रहती है। तुम ठीक से सोती नहीं हो। तुम ढंग से क्यों नहीं सोती? सेलेस्ट ने अपनी आंखें झुका लीं। मेरी चिंता ने उसे तुरंत ये महसूस कराया कि उसे घर जाकर ढंग से सोने की जरूरत है। मेरी नजरें नरम हो गईं। ये अच्छी बात है। तो फिर जल्दी घर जाओ, कल मिलते हैं। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी कुछ कहना चाहती है। मैं मुस्कुराया और पूछा, क्या बात है? मुझे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। सेलेस्ट ने कहा, क्या तुमने सच में अपने डैड से सेरीना को बचाने की भीख मांगी थी? उसे सीधे ये पूछते देख मैंने दोषी भाव से अपनी नाक छुई। तुमने वो सुन लिया? मुझे लगा तुमने नहीं सुना होगा। सेलेस्ट बोली, आखिर तुम्हारे और सेरीना के बीच अब चल क्या रहा है? मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कैसे समझाऊं। जो भी हो, मैं अब सेरीना को पसंद नहीं करूंगा। मैं बस उसके मजे लेना चाहता हूं। सेलेस्ट ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। ये जानकर कि मेरे और सेरीना के बीच कुछ नहीं था, उसे सुकून मिला। तो फिर मैं चलती हूं। मैं कल तुमसे मिलने फिर आऊंगी। जाओ। मैं उसे कार तक छोड़ने गया और कार के पास खड़े होकर धीरे से हाथ हिलाया। सेलेस्ट को विदा करने के बाद मैं आखिरकार अंदर गया। सेरीना नहाकर बाहर आ चुकी थी। उसके हाथों और बाहों पर जख्म थे। उसने मिसेस पोर्टर से घर का मेडिसिन बॉक्स लाने को कहा और खुद अपना इलाज करने लगी। मैंने देखा सेरीना को खुद दवा लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा, क्या मैं इसे लगा दूं? सेरीना ने मेरी तरफ एक नज़र डाली। मैं बैठ गया, उसके हाथ से दवा ली और उसके जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया। मिस्टर वेल्स पास ही खड़े ये नज़ारा देख रहे थे। उनके चेहरे पर काफी संतुष्टि थी। ऐसा लग रहा था कि सेरीना को चोटिल देखकर मेरा दिल फिर से पिघल गया है। उन्होंने कहा था ना कि मैं उनकी बेटी को वाकई रिजेक्ट नहीं कर सकता। मिस्टर वेल्स खड़े हुए। मैं आज पहले घर निकल जाता हूं। कल मुझे काम पर भी जाना है। अभी अभी रिचर्ड क्रेन ने उनके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का इंतजाम किया था। सेरीना बोली, डैड, मैं भी आपके साथ वापस चलती हूं। मिस्टर वेल्स ने उसे देखा। तुम वापस क्यों जाओगी? यहीं रुको। क्या कल तुम्हारा स्कूल नहीं है? यंग मास्टर क्रेन के साथ जाओ। उनका अच्छे से ख्याल रखना। मिस्टर क्रेन तुम्हारे लिए इतने अच्छे रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम अब यंग मास्टर क्रेन को और परेशान न करो। सेरीना को थोड़ा अजीब लगा। रिचर्ड क्रेन ने उसकी हिचकिचाहट देखी और कहा, सेरीना, तुम यहीं रुक जाओ। अब वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। काफी परेशानी होगी। सेरीना ने रिचर्ड क्रेन की तरफ देखा। वो थोड़ी शर्मिंदा थी। मेरे पिता ने आपको फिर से तकलीफ दी है। रिचर्ड क्रेन ने आह भरी। कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता जुआ खेलते रहते हैं। तुम्हारे लिए भी ये आसान नहीं रहा है। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब से तुम्हारी ट्यूशन फीस मैं दूंगा। तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं। पारिवारिक मामलों की वजह से खुद को बर्बाद मत करो। सेरेना ने सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बस मिस्टर क्रेन मेरे लिए इतने अच्छे रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। रिचर्ड क्रेन ने कहा, ग्रेजुएशन के बाद एहसान चुकाने की बात मत करना। अगर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो तो ठीक है, अगर नहीं चाहती तो भी कोई बात नहीं। उनके पास इन छोटे मोटे पैसों की कोई कमी नहीं थी। रिचर्ड क्रेन ने अभी बोलना खत्म किया था कि जब मैं सेरीना को दवा लगा रहा था, मेरे हाथ में मौजूद कॉटन स्वाब जोर से उसके जख्म पर चुभ गया। सेरीना दर्द से कराह उठी और मुझे घूर कर देखा। तुम इतने अनाड़ी क्यों हो? सिर्फ दवा लगा रहे हो और जख्म में इतना दर्द कर दिया। मैंने दवा लगाना खत्म किया। तभी सेरीना ने रिचर्ड क्रेन की तरफ देखकर सिर झुकाया। थैंक यू मिस्टर क्रेन। रिचर्ड क्रेन की कंपनी में जगह मिलना कोई बुरी बात नहीं थी। बहुत से लोग वहां जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पाते थे। रिचर्ड क्रेन ने अपनी बात पूरी की और हमें हमारे हाल पर छोड़कर ऊपर आराम करने चले गए। सेरीना को दवा लगाने के बाद मैंने मिसेस पोर्टर से दवा वापस रखने को कहा। मैंने सेरीना की तरफ देखा। क्या तुम चल सकती हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? सेरीना का बर्ताव बहुत रूखा था। जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूं। मैंने उसे देखा और अफसोस के साथ एक लंबी सांस ली। सेरीना ने अपनी भौहें सिकोड़ी।
तुम किस बात पर आहें भर रहे हो? मैं पछतावे में दिख रहा था। अच्छी बात है कि तुम्हारे पैर नहीं टूटे, वरना बहुत अफसोस होता। सेरेना ने मेरी तरफ देखा। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं इसलिए निराश था क्योंकि उसके पैर नहीं टूटे थे? सेरेना ऊपर के कमरे में नहीं गई, बल्कि नौकरों वाले हिस्से सर्वेंट्स क्वार्टर्स में चली गई, जहां वो पिछली बार रुकी थी। सेरेना दरवाजे पर पहुंची। उसने मुझे अपनी ओर घूरते देखा और थोड़ा चिढ़ गई। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो नेथन? ये मत सोचना कि तुमने मेरी मदद की है तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है। उसे ऐसा कहते सुन मैंने उसकी तरफ एक नज़र डाली। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मुझे जहां तक याद है, आज स्कूल में ब्रैंडन ने तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही मैंने ये कहा, सेरेना को याद आया कि ब्रैंडन अभी भी नाराज था, क्योंकि उसने मुझसे सुलह नहीं की थी और मेरे अच्छे इरादों को ठुकरा दिया था। इसलिए ब्रैंडन अभी भी उसे भाव नहीं दे रहा था। वो उसके मैसेज का जवाब नहीं देता था और स्कूल में उसे ठीक से देखता तक नहीं था। ये तुम्हारा मामला नहीं है। ये सोचकर कि उसने मुझ पर एक एहसान लिया है, सेरेना सीधे कमरे में जाकर दरवाजा बंद करने के बजाय मुझसे कुछ पल तमीज से बात करने लगी। जाओ, जाके आराम करो। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मैं ब्रैंडन को बुलाऊं ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके? सेरेना ने रूखेपन से मना कर दिया। जरूरत नहीं है, यह मेरे और उसके बीच की बात है। तुम दखल मत दो। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है सेरेना। सच तो ये है कि अब मैं तुम्हारे उसके साथ होने से नाराज नहीं हूं। जब तक तुम अच्छे से रह रही हो मुझे सुकून है। क्या ब्रैंडन दरियादिल नहीं बन रहा था? क्या यही वजह नहीं थी कि सेरेना उसे पसंद करती थी? जब तक मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं भी दरियादिल बन सकता हूं। सेरेना को उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मैंने फिर कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मैं सोने जा रहा हूं। इतना कहकर मैं उदास होकर मुड़ गया। सेरेना को तुरंत मेरी वजह से ग्लानि, गिल्ट महसूस होने लगी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और मुझे सेलेस्ट का मैसेज मिला। मैं घर पहुंच गई हूं। मैं मुस्कुराया और रिप्लाई किया, ठीक है, गुड नाइट। सेलेस्ट ने एक और मैसेज भेजकर पूछा, वो कैसी है? मैंने जवाब दिया, अभी सो गई है। अपनी जान बचाने वाले के प्रति सेरेना का बर्ताव अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। हालांकि उसका ड्रामा क्वीन वाला अंदाज अभी भी कायम था, फिर भी ये पहले से थोड़ा बेहतर ही था। अगले दिन सेरेना और मैं साथ स्कूल गए। क्योंकि वो घायल थी, मेरे पिता ने ड्राइवर से उसे रास्ते में साथ ले जाने को कहा था। स्कूल पहुंचने से पहले ही मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने सेरेना की तरफ देखा। बाहर निकलो। सेरेना ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं उसे बाहर निकाल रहा हूं। मैं मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं उसे वाकई बाहर निकाल रहा था, लेकिन क्या मैं ये मान सकता था? मैंने पहले ही एक बहाना सोच लिया था और मेरा चेहरा और भी मासूम बन गया। क्या होगा अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमें स्कूल के गेट पर साथ देख ले? तुम नहीं चाहोगी कि वो हमारे रिश्ते को लेकर कोई गलत फहमी पाले, है ना? जैसे ही मैंने ये बात छेड़ी, सेरेना को लगा कि मेरी बात में दम है। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसे बाहर निकलते देख मैं मन ही मन मुस्कुराया और ड्राइवर से चलने को कहा। पहले मैं उसे पसंद करता था, इसलिए हमेशा कल्पना करता था कि वो एक महान इंसान है। अब देखने पर पता चला कि वो इतनी स्मार्ट भी नहीं थी। स्कूल पहुंचकर मैं कार से उतरा। ब्रैंडन ने मुझे देखा और पास आया। नेथन, गुड मॉर्निंग। पास खड़े क्लासमेट्स ने ब्रैंडन को देखा और उसकी तारीफ करने लगे। वाह, ब्रैंडन कितना अच्छा है। नेथन उसके साथ इतनी बदतमीजी करता है और वो नाराज तक नहीं होता। उन दिमाग से पैदल लोगों की बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। ऐसे लोग अगर भविष्य में ठगे नहीं गए तो वो सबसे पहले बेवकूफ बनने वालों में से होंगे। मैंने ब्रैंडन से कहा, मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो मैंने सेरेना को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लगी है। क्या तुम उसे जाकर देखना चाहोगे? ब्रैंडन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह जरूर सेरेना के पिता से जुड़ा मामला होगा। उसने मुझसे कहा, क्या अभी भी तुम्हारे और सेरेना के बीच सुलह होने की कोई गुंजाइश है? मैंने ब्रैंडन की तरफ देखा, जो जिद पर अड़ा था कि मैं सेरेना से सुलह कर लूं। वो वाकई इतना जिद्दी था कि मेरा भी मन किया कि मैं उस पर फिदा हो जाऊं। मैंने आह भरी, मेरे चाहने या न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? उसके दिल में तो सिर्फ तुम ही हो, है ना? ब्रैंडन ने अपनी बात जारी रखी। नाथन, जब तक तुम चाहोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं मुस्कुराया। फिर तो तुम बहुत दयालु हो। मेरी तरह सेरेना की मदद करने के लिए भी मुझे वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सेरेना ने ब्रैंडो को देखा और उसके पास गई। ब्रैंडन ने उसे देखा और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने सीधे उसे नजरअंदाज कर दिया। सेरेना को झटका लगा, लेकिन उसने हार मानने से मना कर दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। तुम मुझसे नाराज क्यों रहते हो? ब्रैंडन ने कहा। तुमने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तुमने मेरी कोशिशों को कुछ नहीं समझा। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं नाराज क्यों हूं। सेरेना ने उसे ऐसा कहते सुना और उसकी ओर देखा। तुम मुझे इतनी बुरी तरह से दूर धकेलना चाहते हो? ब्रैंडन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं।
खुद को देखो। अगर नेथन आसपास होता तो क्या तुम्हें चोट लगती? क्या तुम्हें बस दुख झेलना ही पसंद है? उसे डांटने के बाद ब्रैंडन ने एक लाचार चेहरा बनाया। सेरीना, तुम्हें चोटिल देखकर मेरा दिल किसी और से ज्यादा टूटता है। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम्हारे लिए मैं खुद को नीचा दिखाने को भी तैयार हूं। तुम समझती क्यों नहीं? ब्रैंडन के रूखेपन से सेरीना के मन में जो थोड़ी कड़वाहट आई थी वो उसके इन शब्दों से शांत हो गई। ब्रैंडन ने आह भरी, जैसे उसका दिल टूट गया हो। अगर तुम नेथन से सुलह नहीं करती तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। अगर वो इसी तरह चलती रही तो वो खुद को उससे दूर कर लेना बेहतर समझता था, ताकि कहीं उसके परिवार की मुश्किलें उसे प्रभावित न करें। उसके पास मेरी तरह पैसे नहीं थे कि वो सेरीना के जुआरी पिता का कर्ज उठा सके। ब्रैंडन सीधे सेरीना को छोड़कर चला गया। मैं उसके पास गया और सेरीना की तरफ देखा। क्या हुआ? वाकई झगड़ा हो गया? ब्रेकअप होने वाला है क्या? इस पल सेरीना की नजर मुझ पर पड़ी। क्या तुमने उससे कुछ कहा? मैंने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। फिर से मेरे बारे में? हाँ, जरूर। आसमान और जमीन को दोष दो। अब तुम मुझे भी दोष दे रही हो। सेरीना ने मेरी मासूमियत देखी। उसे याद आया कि वाकई मैंने पिछले कुछ समय से उसके मामलों में दखल नहीं दिया था और वो मुड़कर चली गई। क्लास में पहुंचकर ब्रैंडन अपने कामों में बिजी रहा। वाकई सेरीना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। मैं पास ही बैठकर उन दोनों को देख रहा था। मुझे ये काफी मजेदार लग रहा था। मैं उन्हें घूर ही रहा था कि अचानक सेरीना मुड़ी। नेथन, आज दोपहर मैं तुम्हारे साथ घर जा रही हूं। ओह, वो ब्रैंडन को उकसाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही थी, तो मैं फिर से उनके खेल का एक मोहरा बन रहा था। लेकिन मैंने मना भी नहीं किया। ब्रैंडन जितना सेरीना को अपनी तरफ चाहता था, मैं उतना ही चाहता था कि सेरीना ब्रैंडन के पास रहे। इन दोनों को शादी करते और बच्चे पैदा करते देखे बिना मैं अपनी पिछली जिंदगी की मौत के बाद भी शांति से नहीं रह पाता। उस दोपहर मैं सेरीना के साथ घर गया। मेरे पिता ने मिस्टर वेल्स के लिए नौकरी ढूंढ ली थी। वो सेरीना को भी हमारी कंपनी में शामिल करना चाहते थे, इसलिए उसका अब मेरे घर पर रुकना कोई समस्या नहीं थी। घर में नौकरों के रहने के लिए कई कमरे थे। सेरीना को मेरे साथ कार में बैठते देख डेरेरिक ने ब्रैंडन से कहा, हो ही नहीं सकता। क्या वो दोनों अब साथ हैं? ये नज़ारा देखकर ब्रैंडन राहत महसूस क्यों कर रहा था? जब तक सेरीना मेरे साथ रहने को तैयार थी तब तक सब ठीक था। उसे जरा भी चिंतित न देख डेरेरिक परेशान था। ब्रैंडन, मुझे कॉल करने दो, मैं सेरीना को डांटूंगा। ब्रैंडन ने उसे रोक दिया। डेरेक, जरूरत नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं है? कार में बैठकर मैंने सेरीना से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? सेरीना ने मेरी तरफ देखा। क्या मैं तुम्हारे घर जा सकती हूँ? मैंने उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वो सच में मेरे साथ घर आना चाहती थी। जरूर। सेरीना मेरे बगल में बैठ गई और मेरी ओर देखने लगी। वो सोच रही थी कि ब्रैंडन उसके साथ कितना रूखा रहा है। इस वक्त वो वाकई मेरे साथ रहना चाहती थी। वह उसे खुश करने की कोशिश करेगी। जब हम घर पहुंचे, सेलेस्ट पहले ही आ चुकी थी। मैं कार से उतरा और सेलेस्ट के पास गया। तुम आज जल्दी आ गई। सेलेस्ट ने कहा, थोड़ा पहले आना चाहती थी। मैंने कहा, चलो ऊपर पढ़ने चलते हैं। स्टडी रूम में मेरा इंतजार करो। मैं कपड़े बदलकर अभी वहां आता हूं। इतना कहकर मैं दरवाजे के अंदर चला गया। सेलेस्ट अभी बाहर ही थी। सेरीना पीछे पीछे अंदर आई और मुझसे कहा, तुमने उसे यहां बुलाया है? मैंने सेरीना की तरफ देखा। वो अब मेरी ट्यूटर है। क्या? उसे आने की इजाजत नहीं है? मैंने मन ही मन सोचा, तुम खुद को समझते क्या हो? सेरीना ने मेरी ओर देखा। मैं भी तुम्हें इस घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। वो सेलेस्ट को वहां नहीं देखना चाहती थी। उसकी ये बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो हैरान रह गई। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं मुस्कुराया। क्या तुम देख नहीं रही कि जब से उसने मुझे पढ़ाना शुरू किया है मेरे ग्रेड्स में कितना सुधार हुआ है? अगर मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कहता तो क्या मैं किसी टॉप स्कूल में जा पाता? जब मैंने उसके पुराने पढ़ाने के तरीके का जिक्र किया तो सेरेना ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे मुझसे दिक्कत थी, इसलिए जब वो मुझे पढ़ाती थी तो उसके पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता था। उसे मैं बहुत चिड़चिड़ा लगता था। अब उसे बहस करने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो ऊपर चली गई। सेरीना मुड़ी। उसने सेलेस्ट को अंदर आते देखा और सीधे उसका रास्ता रोक लिया। सेलेस्ट की नज़र सेरीना पर पड़ी। सच तो यह है कि जब से उनके बीच अनबन हुई थी, ये पहली बार था जब सेरेना ने सेलेस्ट से औपचारिक रूप से इस तरह बात की थी। पहले दोनों गुपचुप तरीके से मुकाबला कर रही थीं। अब सेरीना घर की मालकिन की तरह व्यवहार कर रही थी। ध्यान रखना कि तुम नेथन को अच्छे से पढ़ाओ। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर उसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो वो तुम्हें ही दोष देगा। सेलेस्ट, जिसका दिमाग हमेशा प्रांत में पहले नंबर पर रहता था, उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर भी समझ नहीं पाई कि सेरीना को ये बातें कहने का क्या हक है। उसने शांति से कहा, वो मेरा मंगेतर फियांस है। उसे पढ़ाई में मदद करना मेरा फर्ज है। उसे इतनी सहजता से मंगेतर शब्द का इस्तेमाल करते देख सेरीना दंग रह गई। बेशक मुझे पता है कि वो उसका मंगेतर है,
भले ही नेथन हमेशा मुझे पसंद करता रहा हो, चिंता मत करो, मेरा अपना कोई पसंद का इंसान है, मैं उसे तुमसे नहीं छीनूंगी। जिस तरह से उसने ये कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे सेलेस्ट को दान में दे रही हो। वह बस सेलेस्ट को थोड़ा उकसाना चाहती थी। मैं अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और वापस स्टडी रूम में आ गया। सेलेस्ट को खिड़की के पास खड़ा बाहर देखते हुए देख मैंने कहा, मैं आ गया। वो मुड़ी और उसने हूं कहा। मैं डेस्क पर बैठ गया। सेलेस्ट पास आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने आने से पहले ही मेरे लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तैयार कर ली थीं। मैंने उन पर बहुत गंभीरता से काम किया। सेलेस्ट चुपचाप मुझे देख रही थी। उसे अभी नीचे सेरीना का वो बेतुका और उकसाने वाला बर्ताव याद आ रहा था, लेकिन सेलेस्ट को मिस्टर वेल्स का मदद मांगना भी याद था। कल जब वो वापस आई थी तो मैं बिल्कुल बेपरवाह दिख रहा था और उन्हें पुलिस को फोन करने के लिए कह रहा था। क्या मैं सेरीना को पसंद करता था? जरूरी नहीं। सेलेस्ट की शांति के मुकाबले नीचे सेरीना थोड़ा बेचैन महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि ऐसा कहने के बाद सेलेस्ट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और बस ऊपर चली गई। आधा घंटा बीतने के बाद भी वो नीचे क्यों नहीं आई? क्या उसे गुस्सा होकर उससे बहस करने नहीं आना चाहिए था? रिचर्ड क्रेन भी आज रात घर पर थे, साथ ही सेरीना और सेलेस्ट भी। सबने एक साथ डिनर किया। मैं सेलेस्ट के बगल में बैठा और गौर किया कि वो कितनी शालीनता से खा रही थी। मैंने सर्विंग चॉपस्टिक से खाना उठाकर उसकी प्लेट में रखा। देखो, थोड़ा ये खाओ, मिसेस पोटर कहती हैं। ज्यादा अजवाइन खाने से नींद अच्छी आती है। सेलेस्ट ने कहा, शुक्रिया। हम दोनों को इतनी अच्छी तरह साथ निभाते देख और सेरीना वाली स्थिति से बेअसर पाकर रिचर्ड क्रेन को राहत मिली। सच तो ये है कि सेरीना को घर पर रुकने देने के पीछे उनका एक छिपा हुआ मकसद था। सेरीना के साथ मेरा इतिहास इतना नाटकीय रहा था कि उन्हें वाकई चिंता थी कि कहीं सेलेस्ट को इससे दिक्कत न हो। सेरीना पास ही बैठी थी। मुझे सेलेस्ट की इतनी परवाह करते देख वो थोड़ा चिढ़ रही थी। जिस इंसान को मैं पसंद करता था वो नहीं थी, तो फिर मैं सेलेस्ट के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा था? खाना खाने के बाद सेलेस्ट चली गई। मैंने सेलेस्ट को कार में बैठते देखा, फिर मुड़ा तो देखा कि सेरीना मेरे बगल में खड़ी थी और मुझे बड़े अर्थपूर्ण तरीके से घूर रही थी। मैंने कहा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? उसने मुझे चौंका दिया था। सेरीना ने मेरी ओर देखा। क्या तुम सेलेस्ट को पसंद करते हो? मैंने बहुत तेजी से जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हो। सेरीना का ऐसा कहना ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी स्थिति समझ नहीं पा रही थी। मैंने अपने होंठ भींचे और धैर्य के साथ बहाना बनाया। वह कोई ऐसी है जिसे मेरे पिता ने मिलवाया है। मुझे अपने पिता की इज्जत रखनी होगी। अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए, जब मैंने कंपनी सेरीना के नाम कर दी थी, उस दौरान भी उसने मेरे सामने इसी तरह का नाटक किया था। हर बार जब मैं उसे ब्रैंडन के साथ पकड़ता, उसके पास हर तरह के बहाने होते थे और वो किसी की भी तरह जिद्दी थी। मैंने अपनी बात जारी रखी, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मेरी आंखें बेहद ईमानदार थीं। सेरीना ने मेरी ओर देखा और एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। तभी सेरीना का फोन बजा। ये ब्रैंडन का मैसेज था। सेरीना, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया? मुझे एक प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है। क्या तुम मुझे समझा सकती हो? सेरीना ब्रैंडन के करीब इसलिए आई थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ब्रैंडन अक्सर उससे होमवर्क के बारे में पूछता था, क्योंकि उनका झगड़ा चल रहा था। उसने उसे नजरअंदाज किया था। उसे लगा था कि आज सुबह के बाद उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन अब वो फिर से रिप्लाई कर रहा था। मैं आगे झुका और सेरीना के फोन पर नजर डाली। ये देखकर कि ये ब्रैंडन का मैसेज था, मैंने सीधे ब्रैंडन की आवाज में उसे जोर से पढ़ा। सेरीना ने तुरंत मुझे घूरकर देखा और अपने फोन की स्क्रीन बंद कर दी। तुम मेरा फोन क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, मैंने बस एक नजर डाली। उसने तुम्हें मैसेज किया है, इसका मतलब उसने तुम्हें माफ कर दिया है। ये तो बहुत जल्दी हो गया। सेरीना ने मुझे अपनी और ब्रैंडन की बातों में इतनी दिलचस्पी लेते देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। हमारे बीच सब हमेशा ठीक रहा है। मैंने कहा, तो फिर तुम आज मेरे साथ घर क्यों आई? वह तुम्हें ढूंढ रहा है। जल्दी करो और सुलह कर लो। वो तुम्हें एक कुत्ते की तरह नचा रहा है। सेरेना ने मेरी ओर देखा और रक्षात्मक अंदाज में पूछा कि मेरे और उसके बीच चीजें ठीक हैं या नहीं। इससे तुम्हें क्या? मैंने सेरीना की ओर देखा। क्या मैं बस तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा हूं? मुझे बताओ, ऐसा क्यों है कि जैसे ही तुम मेरे साथ घर आईं, उसने तुरंत सुलह के लिए मैसेज कर दिया? सेरीना को याद आया कि ब्रैंडन ने उससे वे बातें कही थीं। उसने उससे कहा था कि वो मेरे साथ होने का नाटक करे, यहां तक कि उससे ब्रेकअप करने का नाटक भी करे। सेरीना के दिल में हमेशा से ब्रैंडन वैसा इंसान नहीं था। वो एक साफ सुथरे ब्राइट मून जैसा था। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन अब जो उसने कहा था और जिस तरह वो फिर से मैसेज कर रहा था, सेरीना काफी हैरान थी। उसने ब्रैंडन का बचाव करते हुए मेरी तरफ एक नजर डाली। ब्रैंडन ऐसा नहीं है। शायद इत्तेफाक से उसे ये प्रॉब्लम समझ ना आई हो। मैंने कहा जैसे ये वाकई कितना बड़ा इत्तेफाक हो।
फिर उसे मरते दम तक अपनी हार न मानते देख मैं सीधे ऊपर आराम करने चला गया। सरीना भी अपने कमरे में चली गई और हमेशा की तरह उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका समझाया। जब उसका काम हो गया तो दोनों ने थोड़ी देर चैट की। ब्रैंडन ने कहा, आज सुबह मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? सरीना ने खुद को रोका। नहीं, ब्रैंडन बोला। सरीना, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। मुझे हर दिन तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम्हें चोटिल देखकर मेरा दिल किसी और से ज्यादा टूटता है। मैंने हमेशा सोचा है कि किसी को पसंद करने का मतलब है उनकी परवाह करना। ये अच्छी बात है कि तुम इस तरह नेथन के साथ हो। उसने आखिरकार तुम्हें स्वीकार किया। ये बहुत मुश्किल था। क्या तुम प्लीज उसे अब और नाराज नहीं करोगी? उसे लगातार नेथन के बारे में बात करते देख सरीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे पसंद करता है या नेथन को। वो उसके साथ रहने के बजाय मेरे साथ ही रहे तो बेहतर है। उसने ब्रैंडन के मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया और सीधे सो गई। अगली सुबह सरीना और मैं साथ स्कूल गए। आज सरीना कार से जल्दी नहीं उतरी और मेरे साथ ही स्कूल पहुंची। मैंने कार में बैठे बैठे उसकी तरफ देखा। तुम्हें देखे जाने का डर नहीं है? सरीना मुस्कुराई। क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं? मैंने अपना हाथ हिलाया। किसी ऐसे के साथ रहना जिसका बॉयफ्रेंड हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे डर है कि लोग मुझे होम रेकर, घर तोड़ने वाला कहेंगे। सेरेना ने मुझे नजरअंदाज किया और कार से उतर गई। मैं भी उसके पीछे बाहर निकला। स्कूल के लोगों ने जब हम दोनों को फिर से साथ देखा तो उन्हें हैरानी हुई क्योंकि ब्रैंडन उसके साथ नहीं था। सब सोचने लगे कि क्या सेरेना ने ब्रैंडन को छोड़ दिया है। मेरे मामले में उन्होंने तुरंत सोच लिया कि सेरेना एक सोशल क्लाइंबर रुतबे के लिए पीछे भागने वाली है। उनके मन में काफी नफरत थी। दोनों क्लास में दाखिल हुए। ब्रैंडन ने सेरेना को देखा। उसकी आंखें पानी की तरह नरम थीं, कल की कड़वाहट का नामो निशान नहीं था। उसकी नजरों से मिलते ही सेरेना ने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरे बैठने का इंतजार किया और फिर मेरे बगल में बैठ गई। उसके इस ठंडे बर्ताव ने ब्रैंडन को चौंका दिया। सेरेना नाखुश क्यों लग रही थी? कुछ दिन इसी तरह गुजरे। सेरेना हर दिन मेरे साथ रहती थी। खासकर ब्रैंडन के सामने वो मेरे प्रति बहुत गर्मजोशी दिखाती थी। हालांकि मुझे पता था कि वो ये सब ब्रैंडन को उकसाने के लिए कर रही थी और मेरा एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैंने इस पर बहस करना जरूरी नहीं समझा। मैं बस यही चाहता था कि लोग देखें कि सेरेना मेरे सामने एक कुत्ते की तरह कैसे बर्ताव करती है। दोपहर में मैंने सेरेना को एक छोटे बगीचे ग्रोव की तरफ जाते देखा और मैं भी पीछे हो लिया। मैंने देखा ब्रैंडन वहां खड़ा था। सेरेना, क्या तुमने अब से मुझे नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया है? मैंने अपने हाथ बांध लिए और बेरुखी से ये नजारा देखने लगा। पिछली जिंदगी में मैं इतना स्मार्ट नहीं था और कई चीजें नहीं देख पाता था। अब जब मुझे आखिरकार मौका मिला था तो मैं देखना चाहता था कि ब्रैंडन सेरेना को कैसे हैंडल करता है। सेरेना अभी भी ब्रैंडन से नाराज थी, इसलिए ब्रैंडन को खुद उसके पास आते देख उसे अंदर से काफी संतुष्टि महसूस हुई। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। क्या तुमने ही मुझसे उसके साथ रहने और उसे नाराज न करने के लिए नहीं कहा था? अगर मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गई और वो नाराज हो गया तो? सेरेना की बात सुनकर ब्रैंडन काफी दुखी लग रहा था। ये मेरी ही गलती है, सेरेना ने रूखेपन से कहा। तो फिर तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? ब्रैंडन ने अपना सिर झुका लिया। बस तुम्हारी थोड़ी याद आ रही थी। तुम्हें नेथन के साथ रहने के लिए मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ठीक रहो। मुझे लगा था कि मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा लूंगा, पर मैं नहीं कर पा रहा। इतना कहने के बाद उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने मन ही मन सोचा, शानदार, अगर ब्रैंडन एक्टर नहीं बना तो ये टैलेंट की बर्बादी होगी। सेरेना को तो भूल ही जाओ। यहां तक कि मैं भी थोड़ा भावुक हो गया था। बेशक, सेरेना उसे सुनने के बाद काफी देर तक खामोश रही। अब वो उस पर उतनी नाराज नहीं थी। उसका लहजा थोड़ा नरम हो गया। अगर मैं नेथन के साथ नहीं रहती तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगे? सेरेना की बात सुनकर ब्रैंडन ने उसे उलझन में देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वे पिछले कुछ दिनों से हर दिन साथ नहीं थे? उसका हैरान करने वाला चेहरा देखकर जिसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था, सेरेना को शायद अपना जवाब मिल चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूछती रही, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे तभी बात करना चाहते हो जब मैं नेथन के साथ होती हूँ? ब्रैंडन उसे घूरता रहा। कुछ सेकंड शांत रहने के बाद बोला, सेरेना, जाहिर है ऐसा नहीं है, तो फिर अब से मैं उसके साथ और नहीं जाऊंगी। सेरेना को महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा दिखावा कर रही थी, जिससे वो थक चुकी थी। हर दिन उसे क्रेन हाउस जाना पड़ता था, मेरे चेहरे के हाव भाव पढ़ने पड़ते थे और ये देखना पड़ता था कि मैं सेलेस्ट के साथ कितना करीब हूँ। हालांकि मैंने कहा था कि ये सब बस नाटक है, फिर भी उसे ये सब देखना अच्छा नहीं लगता था। उसने ये नतीजा निकाला कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सेलेस्ट से बहुत नफरत करती है। वो मुझे उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। अगर ब्रैंडन के साथ मुकाबला करने की बात ना होती तो वो खुद को इस सब में नहीं झोंकती। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कोई और पसंद नहीं है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती।
उसकी ये बात सुनते ही ब्रैंडन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। इसका क्या मतलब है? वो फिर से नेथन से ब्रेकअप करना चाहती थी। वो अपनी सारी इज्जत दांव पर लगाकर और नेथन को नाराज करके वापस पुराने दिनों में जाना चाहती थी। सेरेना आगे बढ़ी और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ब्रैंडन, मैं सच में हर दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ब्रैंडन ने उसे खुद को छूने नहीं दिया और पीछे हट गया। यह कैसा रिश्ता है? तुम बड़े नजरिए से क्यों नहीं सोचती? ये वाकई चिढ़ाने वाला है। क्या तुम्हें मेरी पहले वाली बातें समझ आई थीं? क्या तुमने नहीं सुना? ब्रैंडन को अचानक इतना आक्रामक होते देख, जो अभी के मुकाबले बिल्कुल अलग था, सेरेना बिना कुछ कहे उसे देखती रही। हर बार जब मैं उसे इस बारे में चिढ़ाता था तो वो जिद पर अड़ जाती थी कि ब्रैंडन वैसा इंसान नहीं है। लेकिन अब ब्रैंडन के बर्ताव ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। ब्रैंडन ने सीधे तौर पर कहा, अब से हम ग्रेजुएशन तक सिर्फ फोन पर बात करेंगे। हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? उसने उसे बहलाने वाले अंदाज में कहा। उसे मनाने के बाद वो वहां से तुरंत चला गया। सेरेना वहां खड़ी खुद पर कड़वाहट के साथ हंस रही थी। कैसी पसंद, कैसा प्यार! मैंने उसे इस हाल में देखा और सोचा कि वो इसी के लायक थी। पहले उन्होंने मुझे धोखा देने के लिए हाथ मिलाया था और अब उन्हें कुत्तों की तरह लड़ते देखना वाकई मजेदार था। दो स्वार्थी लोग शायद इस बात का मुकाबला कर रहे थे कि कौन बेहतर एक्टिंग कर सकता है। मैं क्लास में वापस चला गया और सेरेना को उसके मुंह पर चिढ़ाने नहीं गया, हालांकि मेरा बहुत मन था। मैं क्लास में गया और कुछ देर तक होमवर्क किया। सेरेना तभी वापस आई। अगली क्लास से ठीक पहले वो चलकर आई और मेरे बगल में बैठ गई। मैं अपना होमवर्क कर रहा था जब अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसने मुझे चौंका दिया। तुम क्या कर रही हो? बाकी सब भी देखने लगे। मेरी चौकन्नी हालत देखकर सेरेना ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने अपना सिर नीचे किया और होमवर्क करना जारी रखा। सेरेना मेरे बगल में बैठकर मुझे देखती रही, ये सोचते हुए कि आखिर मैं ही उसके साथ रहा था। कैसे मैंने अपने पिता से उसे बचाने के लिए कहा था। ब्रैंडन की पहली बार की बेरुखी के मुकाबले उसे लगा कि मैंने वास्तव में उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था, और फिर भी उसने मुझे इस तरह निराश किया। उसने मुझसे कहा, आज दोपहर जल्दी मत जाना, मेरी मीटिंग के बाद मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो किस बात का इतना बड़ा मुद्दा बना रही थी? मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस दोपहर मैंने फिर भी कुछ देर उसका इंतजार किया। सेरेना वापस आई और थोड़ी देर पास खड़ी होकर मुझे छुपकर देखती रही। इस महीने के एग्जाम में मेरी रैंकिंग पिछली बार से 50 पायदान और सुधर गई थी। बिजली की रफ्तार से तरक्की करते और मुझे अपना सामान पैक करते देख वो आखिरकार बोली, हो गया? मैंने सिर हिलाया। हाँ, क्या तुम नहीं कह रही थी कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है? कहो। सेरेना ने मेरी साफ आंखों में देखा। मेरा ब्रैंडन के साथ ब्रेकअप हो गया है। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे दोपहर वाली बात का पता ही न हो। क्या तुम दोनों का ब्रेकअप बहुत पहले नहीं हो गया था? सेरेना ब्रैंडन से आहत लग रही थी। उसने कहा, अब ये आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। अब से मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी। तो उसने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए इंतजार करवाया था। अगले ही पल सेरेना ने कहा, नेथन, चलो साथ हो जाते हैं। इस बार सेरेना सीरियस थी। उसे सिर्फ इसलिए क्यों जाना चाहिए क्योंकि ब्रैंडन ने उसे जाने के लिए कहा? वो किसी और को क्यों नहीं चुन सकती थी? अब से वो मुझे पसंद करेगी और दूसरे लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देगी। उसे सुनने के बाद मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई अजूबा मॉन्स्टर हो। सेरेना मुझे प्रपोज कर रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में वो हर बार मेरे साथ रहने में बहुत आनाकानी करती थी। हर दिन वो ऐसा व्यवहार करती थी जैसे मैं उसे मजबूर कर रहा हूं। अब वो कह रही थी कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। सेरेना ने मुझे अपनी ओर देखते हुए पूछा, क्या बात है? उसे लगा था कि मैं जल्दी मान जाऊंगा, लेकिन मेरा रिएक्शन थोड़ा अप्रत्याशित था। मैंने अपना सिर घुमाया और खांसा। मैं अभी भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूं। मैं बस अपना होमवर्क करना चाहता हूं। जहां तक डेटिंग की बात है, मैंने अभी इसके बारे में नहीं सोचा है। सेरेना ने भी पहले यही कहा था। क्या तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले रिजेक्ट कर दिया था? मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें अभी भी उसके लिए प्यार से भरी थीं। बस तुमने हाल ही में देखा है, मेरे पिता सेलेस्ट को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उसे अभी रिजेक्ट किया जा रहा था। ये देखकर कि वो थोड़ी नाखुश थी, मुझे पता था कि इस औरत का स्वाभिमान कितना मजबूत है। मैंने उसकी भावनाओं को शांत किया। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नज़र में मुझे सबसे अच्छे इंसान से शादी करनी होगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा सेलेस्ट से पीछे रहते हैं। कैसा रहेगा अगर तुम कड़ी मेहनत करो और जब तुम सेलेस्ट से आगे निकल जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सेरेना ने मुझे ठंडेपन से देखा। उसे सेलेस्ट से आगे निकलने के लिए कहना, क्या वो सेलेस्ट के पीछे रहना चाहती थी? अगर वो उससे आगे निकल सकती तो उसने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता। सेरेना ने कहा, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो बस वैसा ही कह दो।
तुम्हें इस तरह के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सरीना से कहा, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास यह काबिलियत है। आखिर मेरा परिवार बुनियादी तौर पर लेकवुड में सबसे अमीर है। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मेरे परिवार के पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा होगा। मेरे पिता की तुम्हारे लिए कुछ जरूरतें हैं। क्या ये जायज नहीं है? ये देखते हुए कि वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, मैंने उसे फुसलाया। या फिर अंदर ही अंदर तुमने पहले ही मान लिया है कि तुम सेलेस्ट जितनी अच्छी नहीं हो? पहले जब मेरे ग्रेड्स खराब थे, वो लापरवाही से कुछ चीजें समझा देती थी और मुझे समझ नहीं आता था। वो तुरंत गुस्सा होने लगती थी और मुझे बेवकूफ कहती थी और कहती थी कि मैं ब्रैंडन जितना अच्छा नहीं हूं। वो बहुत स्मार्ट थी। अगर उसमें काबिलियत थी तो देखते हैं कि वो सेलेस्ट से आगे कैसे निकलती है। मैंने अपना बैग उठाया और अफसोस के साथ सरीना से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है तो रहने दो। लेकिन सरीना, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं आसमान और जमीन गवाह हैं। तुम्हारे साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं अभी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे और सेलेस्ट के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं है। शायद वो बस लकी है। फिर भी तुम मेरे लिए थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करोगी। अगर ब्रैंडन होता तो तुम पक्का ऐसा करती। चूंकि तुम्हारे दिल में अभी भी वही है, तो मेरी भावनाओं के साथ खेलना बंद करो। मैं अब और हार नहीं सह सकता। आखिर तक मेरी आवाज बहुत धीमी हो गई थी और मैं बहुत बेचारा लग रहा था। मैं क्लासरूम के दरवाजे से उसके पास से निकल चुका था। जब से मैंने दोपहर में ब्रैंडन से कुछ तरकीबें सीखी थी, मुझे लगा कि मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मैं कार में बैठ गया। चलो। ड्राइवर ने मेरी ओर देखा। मिस सरीना का इंतजार नहीं करना? मैंने सरीना की ओर देखा, जो अभी अभी स्कूल के गेट से बाहर निकली थी, बस कुछ ही कदम दूर थी। उसका इंतजार किए बिना मैंने ड्राइवर से कहा, चलो। क्या बकवास है? ब्रैंडन से दिल तुड़वाकर वो मेरे साथ रहना चाहती थी। क्या उसे सच में लगता था कि मैं अब भी उसे पसंद करता हूं? जब मैं घर पहुंचा, सेलेस्ट ने मुझे अकेले वापस आते देखा। थोड़ी हैरान होकर, सरीना कहाँ है? मैं मुस्कुराया और सेलेस्ट के पास गया। उसके बारे में नहीं पता। ये मत कहना कि तुम उसे याद कर रही हो। सेलेस्ट ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ये देखकर कि मैं बहुत अच्छे मूड में था। अब तुमने क्या बुरा काम किया? मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा। उसका ब्रैंडन से ब्रेकअप हो गया और वो मेरे साथ रहना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारे ग्रेड सेलेस्ट से बेहतर हो गए तो मैं मान जाऊंगा। मैंने अब सेलेस्ट को सब कुछ बता दिया, उस पर काफी भरोसा करते हुए। कभी कभी जब मैं उससे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता तो मुझे लगा कि मैं वास्तव में उससे सीख सकता हूं। मैं एक पुनर्जन्म रीबॉर्न लिया हुआ व्यक्ति था। मैंने अगले दशक या उससे भी ज्यादा का सब कुछ पहले ही अनुभव कर लिया था। लेकिन सेलेस्ट के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि वो ये भी भविष्यवाणी कर सकती थी कि आने वाले सालों में कौन सी दिशाएं ज्यादा फायदेमंद होंगी, जैसे कि उसके पास कोई दिव्य दृष्टि हो। अभी मेरी बात सुनकर सेलेस्ट एक पल के लिए ठिठक गई, फिर कहा, सीरियसली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मुझे समझ नहीं आया। किस चीज में पूरी कोशिश? तुम्हें उसके साथ न होने देने में। मैंने मन ही मन सोचा, तुम्हें बिल्कुल भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैंने सेरेना से वो इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि सेरेना और सेलेस्ट के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। पहले से ही सेरेना के लिए सेलेस्ट एक ऐसा पहाड़ थी जिस पर चढ़ना मुश्किल था। अब और भी बढ़िया हो गया। सेलेस्ट अब और भी कड़ी मेहनत करना चाहती थी, जिससे दूसरों के लिए कोई रास्ता ही न बचे। हम स्टडी रूम में पढ़ रहे थे, तभी मेरा फोन बजा। मैंने उसे खोल कर देखा। वो सेरेना का था। मैंने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। तुमने जो कहा मैंने उसके बारे में सोचा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इस मैसेज को देखकर मैं थोड़ा हैरान था। सेलेस्ट ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, सेरीना कह रही है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। मुझे लगा था कि वो ये सुनकर बस चली जाएगी। वाकई ब्रैंडन से सीखी हुई वे तरकीबें काम कर गईं। सेरीना, उसने वाकई उन बातों पर यकीन कर लिया था। वो शायद अपनी हार नहीं मानना चाहती थी और ये नहीं चाहती थी कि लोग उसे सेलेस्ट से कमतर समझें। ट्यूशन क्लास खत्म होने के बाद सेरीना वापस आई। अब अपनी ट्यूशन क्लास के बाद वो रात में रुकने के लिए क्रेन परिवार के सर्वेंट्स क्वार्टर में आ जाती थी। इस तरह वो सुबह मेरे साथ स्कूल जा सकती थी। हालांकि मैं अभी उसके साथ होने के लिए सहमत नहीं हुआ था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सेलेस्ट हर वक्त मेरे साथ अकेली रहे। जब वो वापस आई तो थॉर्नटन एस्टेट की लग्जरी कार अभी अभी सेलेस्ट को लेकर निकली थी। उस कार को देखकर, जो सेलेस्ट के रईस होने का सबूत थी, सेरीना को हीन भावना महसूस हुई। वो चलकर आई और मुझे देखा। वो चली गई? मैंने सिर हिलाया। हाँ, हमने खाना खा लिया है। क्या तुमने खाया? मुझे अपनी परवाह करते देख सेरीना को थोड़ा बेहतर लगा। मैंने खा लिया, उसने कहा। तो फिर मैं अब तुम्हारी और चिंता नहीं करूंगा। मैं सोने जा रहा हूं नेथन। सेरीना ने मुझे वापस पुकारा। मैं मुड़ा। सेरीना ने कहा, कैसा रहेगा अगर तुम अब से सेलेस्ट से ट्यूशन लेना बंद कर दो? मैंने कहा, सीरियसली क्यों? तुम बहुत ही बेतुकी बात कर रही हो। मैं बस उससे पढ़ रहा हूं। मैं उसे डेट नहीं कर रहा। तुम इतनी ओछी,
पेटी क्यों हो रही हो? ऐसा कहते हुए मैंने खुद को पूरी तरह सही दिखाया। अगर ये पहले की बात होती तो मैं निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अब मुझे अचानक एहसास हुआ, हाहा, ये तो वाकई मजेदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि सेरेना पहले मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना पसंद करती थी। अगर मैं ब्रैंडन को लेकर जरा सी भी असंतुष्टि जाहिर करता तो वो मुझ पर इसी तरह हमला करती थी, यहां तक कि मुझे ओछा तक कह देती थी। इस तरह पलटवार करना वाकई अच्छा लग रहा था। विलेन के रास्ते पर चलते हुए विलेन के लिए ही कोई जगह न छोड़ना। सेरेना को वहां सुन्न खड़ा देखकर, जो शायद अभी भी मेरी कही बातों के बारे में सोच रही थी, मैंने अपने चेहरे पर कोमल भाव लाए। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मैं अपने ग्रेड्स थोड़े सुधार सकूं। सेरेना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो बस इसलिए है ताकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ कहें। क्या तुम भी पहले मुझे नीचा नहीं दिखाती थी? अगर मेरे ग्रेड्स खराब रहे तो तुम्हारे साथ होने पर क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? मेरी आवाज में थोड़ी शिकायत थी। सेरेना पलटकर बहस करना चाहती थी, लेकिन मुझे इतना आहत देखकर उसे तुरंत ग्लानि महसूस हुई। आई एम सॉरी। मैं लाचारी के साथ कड़वाहट भरी मुस्कान मुस्कुराया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। कोई भी बेवकूफ को पसंद नहीं करता। मैं बस तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत करना चाहता हूं ताकि खुद का एक बेहतर वर्जन बन सकूं। सेरेना मेरी बातों में आ गई। उसे लगा कि वो वाकई थोड़ी बेतुकी बात कर रही थी। मैं समझती हूं। मैं बस इस बात से परेशान हूं कि कहीं सेलेस्ट तुम्हें पसंद न करने लगे। उसे इन चीजों की चिंता करते देख मैंने कहा, वो नहीं करती। सेरेना ने पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने आह भरी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमीर बच्चे सब बेवकूफ होते हैं? उसके पास मुझे पसंद करने की क्या वजह है? मैं बहुत बेवकूफ हूं। मैं उससे मुकाबला कैसे कर सकता हूं? अगर मेरे पिता न होते तो वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। ये आखिरी जुमला सेरेना ने वाकई मान लिया। सेलेस्ट बेवकूफ नहीं थी। सेरेना की नजरें धीरे धीरे नरम हो गईं। ठीक है, जाओ आराम करो। अब मैं तुम्हारी और उसकी बातों में दखल नहीं दूंगी। उसे अपनी बातों से मना लेने के बाद मैंने गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चला गया। इसके बाद के समय में सेरेना अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाने लगी। काम के बाद वो वापस क्रेन हाउस में रुकने के लिए आती थी। मेरे पिता को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने भी सेरेना को घर में रुकने से नहीं रोका। बहुत सी औरतें कह सकती हैं कि वे तुम्हारे लिए मर सकती हैं, लेकिन जब उन्हें सच में कुछ छोड़ना पड़ता है तो वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटती। जल्द ही फाइनल एग्जाम्स का समय आ गया। इस दौरान सेरेना पैसे बचा रही थी। सुबह के वक्त वो अभी भी मेरे साथ स्कूल जा सकती थी, लेकिन शाम को नहीं। रात में काम के बाद वो पब्लिक ट्रांजिट लेकर वापस क्रेन हाउस आती थी। लेकवुड में सर्दियों की शामें काफी ठंडी होती थीं। लाइफ काफी मुश्किल थी। ब्रैंडन ने सोचा था कि सेरेना उसके पास आएगी, लेकिन उसे पता चला कि मेरे साथ स्कूल जाने के अलावा उसका ब्रैंडन से कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। वो उसे पूरी तरह से एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रही थी। फिर एक दोपहर वो मेरे सामने ही सेरेना से एक प्रॉब्लम पूछने आया। सेरेना, क्या तुम मुझे ये प्रॉब्लम समझा सकती हो? सेरेना ने मना कर दिया। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो गंभीरता से कुछ लिख रही थी और उसने अपना सिर तक नहीं उठाया। ब्रैंडन उसके पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। वो काफी हर्ट लग रहा था। मैं मुस्कुराया। क्या प्रॉब्लम है? लाओ, मैं तुम्हें समझा देता हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, ब्रैंडन ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई जोक हूं और कहा, अगर तुम नहीं चाहती तो रहने दो। मैंने बस देखा कि तुम दोनों के बीच आजकल कोई बातचीत नहीं हो रही है। मुझे लगा शायद तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए सोचा कि माहौल थोड़ा हल्का कर दूं। ब्रैंडन मेरी बात सुनकर मेरे पास बैठ गया और सेरेना से बोला, सेरेना, न्यू ईयर आने वाला है। इस साल तुम छुट्टियां कहां बिता रही हो? क्या अपने होम टाउन जा रही हो? सेरेना ने रूखेपन से कहा, नहीं जा रही। ब्रैंडन ने पूछा, तो क्या तुम न्यू ईयर क्रेन हाउस में ही मनाओगी? उसने मेरी तरफ क्यूरियस होकर देखा। पहले सेरेना हमेशा मेरे घर पर ही न्यू ईयर मनाती थी। इस पल सेरेना ने मेरी तरफ एक नज़र देखा। इस साल मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर मनाऊंगी। तब तक शायद सेलेस्ट क्रेन हाउस नहीं आती ताकि वो मेरे और करीब आ सके। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, शायद इस साल ये पॉसिबल नहीं होगा। ब्रैंडन को समझ नहीं आया कि क्यों। मैंने अपनी नाक को टच किया। मैंने डैड से प्रॉमिस किया है कि इस साल मैं छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क जाऊंगा। सेरेना ने मुझे सरप्राइज होकर देखा। मैंने उसे इस बारे में नहीं बताया था। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, दरअसल कुछ दिन पहले की बात है। मैंने सेलेस्ट से पूछा था कि वो छुट्टियां कहाँ बिता रही हैं। सेलेस्ट ने कहा कि वो न्यूयॉर्क जा रही है और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी साथ चलना चाहता हूं। मैं मान गया। हम एग्जाम्स के बाद जाने वाले थे, लेकिन जाहिर है मैं ये नहीं कह सकता था कि ये सेलेस्ट का आइडिया था। आखिर मुझे सेरेना के सामने अभी भी नाटक तो करना ही था। ब्रैंडन ने जलन के साथ मेरी तरफ देखा। ये तो बहुत अच्छा है। मैं कभी नहीं गया। उसने गैस किया कि शायद सेरेना भी मेरे साथ जाएगी। काश वो भी हमारे साथ जा पाता। मैंने उसकी तरफ देखा। चलो साथ चलते हैं। ब्रैंडन ने मुझे हैरानी से देखा। सच में?
मैंने दरियादिली दिखाते हुए कहा, मुझे प्लेन टिकट के पैसे ट्रांसफर कर दो और मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए भी बुकिंग करवा दूंगा। मैं होटल बुक करने में भी हेल्प कर सकता हूं। आखिर हम दोस्त हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर्मेलिटी मत करो। ब्रैंडन एक पल के लिए रुक गया, फिर पूछा, प्लेन टिकट कितने का है? मैंने जवाब दिया, आने जाने की टिकट के लिए इकोनॉमी क्लास शायद 3000 से ऊपर की होगी, लेकिन मैं हमेशा बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूं। फ्यूल सरचार्ज मिलाकर ये करीब 5000 के आसपास होगा। ब्रैंडन ने मुझे शॉक होकर देखा। इतना महंगा? मैं बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। छुट्टियों के पास प्लेन टिकट्स के रेट्स और भी बढ़ जाते हैं। बेहतर होगा कि कोई बुकिंग में हेल्प कर दे। ब्रैंडन वो प्राइस सुनकर दंग रह गया। तो फिर रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा। जाने के लिए 5000। उसके माता पिता की कुल मासिक तनख्वाह भी इतनी नहीं थी। उसने शुरू में सोचा था कि मैं पैसे दूंगा। सेरीना इतने समय से मेरे साथ थी, फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिला था। ब्रैंडन को थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। मैंने बात जारी रखी, तुम नहीं जा रहे? ये तो बहुत बुरा हुआ। जब तक ब्रैंडन अपना खर्च खुद उठाता, मुझे उसे साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ब्रैंडन मुझे बेवकूफ समझना चाहता था। बिल्कुल नहीं, ब्रैंडन ने अजीब तरह से कहा। मैं विंटर ब्रेक के दौरान बिजी हूं, साथ ही मुझे होमवर्क भी करना है। मैंने सिर हिलाया। फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। उस दोपहर ब्रैंडन और सेरीना अपनी मीटिंग में गए। उसने सेरीना से कहा, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। सेरीना आगे बढ़ गई। किस बात की जलन? ब्रैंडन ने बात जारी रखी। नेथन के साथ न्यूयॉर्क जाने को मिल रहा है। इतना सारा पैसा, केवल वही इतना खर्च करना झेल सकता है। ये सब वही पैसा है जो उसने अमीर बुढ़ियाओं के साथ रहकर कमाया है। ब्रैंडन जानता था कि मैं उसे निश्चित रूप से साथ नहीं ले जाऊंगा, लेकिन अगर सेरीना उसे लाने के लिए तैयार होती तो शायद मैं ऐतराज नहीं करता। सेरीना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर कहा। मैं भी उसे देखना चाहूंगा, पर रहने दो। मैं एक टॉप स्कूल में एडमिशन लेने के बाद खुद जाऊंगा। उसने अपनी बात पूरी की और एक बनावटी मुस्कान दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था, सेरीना उसे साथ ले जाने के लिए निश्चित रूप से कुछ भी कर गुजरती थी, लेकिन इस बार सेरीना ने उसकी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं किया। मैं उससे तुम्हें भी ले जाने के लिए कहना चाहती थी, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाखुश नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने सेरीना को सुना और सुन रह गया। इसका मतलब ये था कि अब से उनकी किसी भी एक्टिविटी में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे नाता तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने सेरीना को मेरे साथ रहने के लिए इसलिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भूल जाए कि वो जी रहा है या मर रहा है। उसे दुख हुआ। सेरीना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरीना उससे नाराज थी। इतने समय से इसे मन में दबाए रखने के बाद उसने जानबूझकर तंज कसते हुए कहा, मुझे तुम पर नाराज होने का क्या हक है? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ इस तरह रहूं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे उसके साथ रहना होगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उससे शादी करूंगी। शादी शब्द सुनकर ब्रैंडन ने सेरीना को अविश्वास से देखा। तुम नेथन से शादी कर रही हो? क्या तुम सीरियस हो? सेरीना ने कहा, अरे क्यों नहीं, जब तक मैं उससे शादी करती हूं मैं जिंदगी के शिखर पर पहुंच सकती हूं। क्या तुम मेरा भला नहीं चाहते? मुझे अच्छे से रहते देख तुम्हें खुशी होनी चाहिए, है ना? ब्रैंडन ने कहा, नहीं मैं। सेरीना ने उसे ठंडेपन से बीच में ही टोक दिया। बस बहुत हुआ। तुमने पिछली बार ही कह दिया था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और हमने वाकई ब्रेकअप कर लिया। मैं तुमसे कभी सुलह नहीं करूंगी। अब मुझे जो व्यक्ति पसंद है वो नेथन है। कम से कम वो सच में मुझे पसंद करता है, तुम्हारी तरह नहीं। इतना कहकर सेरीना चली गई। ब्रैंडन उसे जाते हुए देखता रहा। अचानक उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। क्या वो उसे छोड़ने वाली थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचते ही ब्रैंडन के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। मीटिंग के बाद ब्रैंडन सेरीना से बात करना चाहता था। सेरीना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे काम है, इतना कहकर सेरीना जा चुकी थी। स्कूल के बाद सेरीना मेरे पीछे पीछे आई। तुम न्यूयॉर्क जा रहे हो ना? एग्जाम्स के बाद? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं रुककर तुम्हारे साथ न्यू ईयर नहीं मना पाऊंगा, पर मैं तुम्हारे लिए वहां से एक गिफ्ट लेकर आऊंगा। सेरेना ने मुझे हैरानी से देखा। तो तुम मुझे साथ नहीं ले जा रहे? मैंने आत्मविश्वास से कहा, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि मैं रुककर तुम्हारे साथ न्यू ईयर नहीं मना सकता? इस साल तुम्हारे साथ? तब तक मिसेस पोर्टर और बाकी सब भी छुट्टियों पर होंगे। तुम्हें पहले अपने घर वापस जाना चाहिए। मुझे बहुत याद मत करना। इतना कहने के बाद मैं कार के सामने रुक चुका था। फिर मैं पहले जा रहा हूं। इस पल सेरीना के चेहरे के हाव भाव बहुत खराब थे। उसने अभी अभी ब्रैंडन को बताया था कि वो मेरे साथ न्यूयॉर्क जा रही है और अब मैं कह रहा था कि मैं उसे साथ नहीं ले जा रहा हूं। सेरीना को तुरंत चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। नेथन, जो तुमने पहले साथ होने के बारे में कहा था, क्या वो अभी भी मायने रखता है? मैंने कहा, बेशक मायने रखता है। एग्जाम्स आ रहे हैं, अपने एग्जाम्स पर ध्यान दो।
तुम सेलेस्ट से आगे निकल सकती हो, है ना? लेकिन आज सेरीना में अचानक दिमाग आ गया था। उसे पहले की तरह बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम असल में मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैं 2 कदम पीछे हटा और उसे अविश्वास से देखने लगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, क्या तुम वाकई ये महसूस नहीं कर सकती? सेरीना ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ वैसा बर्ताव नहीं करते जैसा पहले करते थे। पहले मैं उसे खर्च के लिए पैसे देता था, उसे रोज ट्यूशन क्लासेस में नहीं भेजता था और रोज सेलेस्ट के साथ इतना करीब नहीं रहता था। पहले की बात छिड़ने पर मैं बेबसी से मुस्कुराया। अगर तुम्हें लगता है कि पसंद करने का मतलब मेरा पहले जैसा होना है, तुम्हारे और ब्रैंडन के लिए नौकर बनना, तो मैं वाकई वैसा नहीं कर सकता। सेरीना डर गई कि कहीं मैं नाखुश ना हो जाऊं और सफाई देने लगी। मुझे तुमसे वो सब करने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने सादगी से कहा। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया है? जब तक तुम्हारे एग्जाम के स्कोर सेलेस्ट से बेहतर होंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने पूछा। अगर मैं उससे आगे नहीं निकल पाई तो? मैंने अपने होंठ भींचे और सीधे बात बदल दी। मुझे बाद में कहीं जाना है, तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। अगर कोई बात है तो हम आज रात घर पर बात करेंगे। मैं मुड़ा और कार में बैठ गया। मैंने कार में बैठकर सेरीना पर एक नज़र डाली। उसे वहां खड़े मुझे देखते हुए काफी बेचारा सा पाया। मैंने सीधे ड्राइवर को चलने के लिए कहा, उसकी कोई परवाह नहीं की। उसके साथ अब ऐसा बर्ताव करना वैसा ही था जिसकी वो हकदार थी। ड्राइवर मुझे इंपीरियल होटल ले गया। स्कूल खत्म होने से पहले मैंने सेलेस्ट से यहां मिलने का इंतजाम किया था। मिस्टर नाइट ने कहा था कि उनके होटल में अभी ताज़ा सीफूड आया है और मुझे उसे चखने के लिए बुलाया था। मैं खाने का शौकीन था और जैसे ही मैंने सुना कि तट से मैंटिस झींगा, मैंटिस श्रिम्प मंगवाए गए हैं, मैं तुरंत वहां पहुंच गया। अपनी पिछली जिंदगी में बीमारी की वजह से मैं बहुत सी चीजें नहीं खा पाता था और क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं चाहकर भी नहीं खा सकता था। अब जब मैं वापस आ गया था तो जाहिर है मुझे अपना ख्याल अच्छे से रखना था। जब मैं पहुंचा, सेलेस्ट वीआईपी रूम के बाहर खड़ी थी। उसने अभी अभी एक कॉल खत्म की थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या ईथन आ गया है? सेलेस्ट ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हाँ, मुझे उसे यहाँ क्यों बुलाना पड़ा? पिछली बार जब हम मिले थे तो मेरे प्रति ईथन का रवैया बहुत खराब था। सेलेस्ट को उससे दिक्कत थी। मैंने कहा, आखिरकार वो तुम्हारा भाई है। वो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करता। मैं उसे यहाँ हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बुला रहा हूँ। ये सुनकर कि मैं ईथन के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता हूँ, सेलेस्ट थोड़ी हैरान थी। तुम पिछली बार वाली बात को लेकर नाराज नहीं हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। नाराज नहीं हूँ। वो गलत नहीं था। मैं वाकई पहले काफी बेवकूफ था। सबको पता था कि मैं सेरीना को पसंद करता हूँ और उसका पालतू कुत्ता बना हुआ हूँ। इसके अलावा अगर मेरी तुम्हारे भाई से नहीं बनेगी तो क्या होगा अगर मैं किसी दिन तुमसे शादी कर लूं और तुम बीच में फंस जाओ? क्या वो अजीब नहीं होगा? सेलेस्ट मुझे घूरने लगी। तो क्या तुम मुझसे शादी करने का प्लान बना रहे हो? वाकई? इससे पहले कि सेलेस्ट कुछ बोल पाती, मैंने उसकी आस्तीन पकड़ ली। चलो चलें, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने वीआईपी रूम का दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। ईथन वहां बैठा अपने पिता से फोन पर बात कर रहा था। मुझे और सेलेस्ट को अंदर आते देख उसने जल्दी से फोन काट दिया। वो मुझे तिरस्कार से देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसका अभिवादन किया। ईथन, याद हूं मैं? हम पिछली बार मिले थे। ईथन ने मेरी ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। बेशक याद है। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? बात करते समय ईथन की नज़र गलती से सेलेस्ट से मिल गई और उसका सख्त चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। अगर सेलेस्ट की हैसियत उनके परिवार में सबसे ऊपर ना होती तो वो दीदी के कहने पर यहां कभी नहीं आता। वो धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं था। अंकल थॉर्नटन अपने बेटे के साथ बहुत सख्त थे और उसे पॉकेट मनी देने में बहुत कंजूसी करते थे। इसलिए अक्सर जब ईथन को कुछ खरीदना होता तो वो सेलेस्ट से पैसे मांगता था। मैं ईथन को देखकर मुस्कुराया। बस तुम्हें यहां कुछ अच्छा खाना खिलाने के लिए बुलाया है। ईथन ने मुझे घूरकर देखा। मेरे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है फिर, बस वहीं बैठे रहो। जब हमारा खाना खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी बहन तुम्हें घर छोड़ देगी। मैंने ऑर्डर पूरा किया और वेटर चला गया। कुछ ही देर में लजीज खाने से भरी मेज सज गई। उसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। मैंने दस्ताने पहने और सेलेस्ट के लिए एक झींगा छीला। ये सॉल्ट एंड पेपर मेंथिस झींगा बहुत स्वादिष्ट हैं, एक ट्राई करो। सेलेस्ट ने मांस के उस साफ टुकड़े को देखा जो मैंने छीला था और कहा, शुक्रिया। मैंने हाथ हिलाया। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बुरा तो इस बात का है कि ईथन को खाना पसंद नहीं है। अब हम दोनों को ही ये सब खत्म करना होगा। ईथन हमारे बगल में बैठा था। उसके मुंह में पहले से ही पानी आ रहा था। उसने बड़े घमंड में मुंह बिचकाया। मैंने उसके टपकते लालच को देखा और एक झींगा छीला। जल्दी से खा लो। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं सब खत्म कर दूंगा। मैंने उसे एक रास्ता दिया।
ईथन ने मेरी ओर देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि मैं उतना भी बुरा नहीं हूं। इसके अलावा मैं उसकी बहन सेलेस्ट के साथ भी काफी अच्छा बर्ताव कर रहा था। ये खाना बहुत मजेदार रहा। ईथन अब मेरे प्रति उतना विद्रोही नहीं था। उस रात सेरीना वापस नहीं आई। ट्यूशन के बाद वो सीधे अपने घर चली गई। मिस्टर वेल्स को नाइट शिफ्ट में काम करना था, इसलिए वो घर पर अकेली थी। पहले जब भी वो मुझसे नाराज होती थी, मैं उसे मनाने उसके घर जाता था। लेकिन जब वो सुबह उठी तो उसने पाया कि मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया था। स्कूल पहुंचकर उसने मुझे कार से उतरते और सीधे स्कूल के अंदर जाते देखा। सेरीना खुद ही चलकर मेरे पास आई। नेथन, मैं उसकी ओर मुड़ा। हे। सेरेना ने मेरे ठंडे रवैये को देखा और अचानक उसके मन में एक अजीब सी भावना जागी। उसे लगा कि मैं बदल गया हूं। वो मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें क्या हुआ है? सेरीना ने कहा। कल रात मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं वापस नहीं आई। मैंने सिर हिलाया। ओह वाकई? मेरे बेपरवाह जवाब ने सेरीना को एहसास दिला दिया कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वापस आई या नहीं। मैंने फिर कहा, कल रात मैं बहुत बिजी था। काम खत्म करने के बाद सीधे सो गया। उसके लिए माफी चाहता हूं। क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? सेरीना ने सिर हिलाया। हाँ,